अध्याय 6वां है वंशागति का मेंडलीय आधार। सबसे पहले वंशागति क्या होती है, तो जो माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं इसी को कहते हैं वंशागति। तो ये कैसे जाते हैं, इसका नींव किसने रखा है, मेंडल ने, तो इसलिए इसको मेंडलीय आधार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे मेंडलवाद क्या है, जिसमें बताया गया है मेंडल जो है ऐसे पहले आनुवंशिकविद हैं जिन्होंने वंशागत लक्षणों के बारे में बताया। इसलिए हम क्या कहते हैं मेंडल को, पहली बात, पहला पॉइंट, इनका पूरा नाम क्या है मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल यह क्या है, फर्स्ट, यह बोल सकते हैं प्रथम आनुवंशिकविद। मेंडलवाद के अंतर्गत देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल पहले आनुवंशिकविद हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, आनुवंशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकी का नींव रखा। ठीक है, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का अंतर स्थानांतरण होता है, इसके अध्ययन के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने नींव रखा, इसलिए इन्हें बोलते हैं आनुवंशिकी का जनक। ठीक है, और इन्होंने अपने प्रयोग में कई प्रकार के संकरण को कराया और अनेक पीढ़ियों का लगातार अध्ययन किया। ठीक है, और उसके बाद से जो निष्कर्ष निकला, विधि जो भी अपनाया, उस निष्कर्ष को उन्होंने एक अपनी पुस्तिका में प्रकाशित किया, जिसे बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम क्या था, ह्यूगो डिवरिज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वान शेरमैक, ये तीनों ने मेंडल द्वारा प्रतिपादित निष्कर्षों को पुनः से खोजा और एक पुस्तिका थी फ्लोरा जिसमें उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, सबसे पहले अभी मेंडलवाद देख लेते हैं, किसने प्रस्तुत किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हीं के लिए ये बताया गया है। ये क्या है, प्रथम आनुवंशिकविद, और इसी के कारण इन्हें कहते हैं आनुवंशिकी के जनक। इन्होंने चयन किया उद्यान मटर का, कौन सा पौधा लिया, उद्यान मटर, और इसके कितने लक्षण लिए, 7 जोड़ी विपर्यासी, या बोल सकते हैं कुल 14 लक्षण लिए संकरण के लिए। और इन्होंने संकरण कराना शुरू किया 1856 से 1863 ईस्वी तक, यानी कुल 7 वर्षों तक इन्होंने लगातार संकरण कराकर उसका जो भी निष्कर्ष निकला उन्हें अपनी एक पुस्तिका में लिखते गए, नोट करते गए। कितने वर्ष तक, ध्यान रखना है, 7 वर्षों तक। मटर का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, क्या होता है मटर का वैज्ञानिक नाम, पाइसम सैटाइवम, है ना, पाइसम सैटाइवम, स्मॉल में लिखते हैं, दूसरे वाले को सैटाइवम। ठीक है, पाइसम सैटाइवम या लिख देते हैं पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम या सैटाइवम। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने उद्यान मटर के लगभग 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें से किसने किस्म का चयन किए थे, 34, और जिसमें से उन्होंने 22 किस्मों पर काम किया। ठीक है, ये मेंडलवाद हुआ। इतना जितना भी बताया गया इसको अच्छे से याद रख लें और रिवाइज करते रहें। ठीक है, आगे एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि मेंडल के कार्यों का पुनः खोज किसने किया। तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, कौन कौन, एक है ह्यूगो डिवरिज, एक है कार्ल कॉरेंस, और हैं एरिक वान शेरमैक।
ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के द्वारा किए गए निष्कर्षों को पुनः खोजा और नए नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, इसको पॉइंट में ध्यान रखना है कि मेंडल के कार्यों का पुनः खोज किसने किया। ठीक है, जो जनक के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उनमें क्या होना आवश्यक है, संकरण या बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, क्रॉस किसे कहते हैं, तो विपरीत युग्मकों के संलयित होने की प्रक्रिया को ही संलयन कहते हैं या संकरण कहते हैं। ठीक है, तो संकरण जो होते हैं इसको ध्यान में रखना है। संकरण हो गया एक संकर संकरण किसे कहते हैं, संकरण के कई सारे प्रकार हैं जिसमें एक संकर संकरण हो गया एक संकर संकरण या बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो किसी एक लक्षण के किन्हीं दो विपर्यासी उपलक्षणों के बीच कराए जाने वाले संकरण को ही एक संकर संकरण कहते हैं। लक्षण क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं लक्षण हो गया मटर लिए थे तो मटर के तने की लंबाई ले लेते हैं, तने का आकार। लक्षण हो गया तने का आकार। तने का आकार कितने तरह का है, 2 तरह का। तो तने का आकार लक्षण और तने के आकार 2 तरह के हैं। कौन कौन से, एक है लंबा तना और एक है बौना तना। ठीक है, तो ये जो लक्षण है इसे कहेंगे उपलक्षण। ठीक है, तो ये तने का आकार ही है जो एक लंबा है, तो दूसरा कैसा है, बौना है। इसके गुणसूत्रीय संरचना को दिखाने के लिए हमने इसके अंग्रेजी शब्दों के पहले बड़े अक्षर का प्रयोग कर लिया, जैसे टाल मीन्स लंबा, और इसी का विपरीत लक्षण हम छोटा टी को ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग से पॉइंट है, इसको समझने के लिए हमने बताया। एक संकर संकरण किसे बोलेंगे, तो किसी भी जीव के लक्षण के किन्हीं दो ध्यान रखना है, किन्हीं 2 उपलक्षणों के बीच कराए जाने वाले संकरण को ही क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, इसका अर्थ क्या निकला, ये बौना है तना, तो दूसरा तना कैसा है, लंबा है, शुद्ध लंबा है। ठीक है, इसमें युग्मक जितने भी बनेंगे सभी कैपिटल टी वाले बनेंगे और यहाँ पर जितने बनेंगे सभी स्मॉल टी वाले बनेंगे। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये जनक कहलाएंगे, है ना। ये हमारे हो गए जनक, है ना। अब इनमें क्या होगा, क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा। तो संकरण के लिए मान लेते हैं ये जो बौना है, ये बौना हो गया मादा युग्मक, ये मादा युग्मक है, और ये जो लंबा है वो किसका है, नर युग्मक का। ठीक है, तो स्मॉल टी इस बॉक्स के ऊपर रख देंगे स्तंभ में, फिर यहाँ से कैपिटल टी, दोनों इसको पकड़ेंगे, यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के दोनों से हम बारी बारी मिला देंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका पहले इसमें फिर इसमें। ठीक है, पर दूसरे नंबर के साथ भी वही करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बॉक्स में हमें सभी के एक जैसे गुणसूत्रीय संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लक्षण दिखा वो कैसा दिखा था, लंबा। क्यों दिखा, क्योंकि लंबा वाला जो जिन है बौने के जिन के साथ ही रहता है, तो अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, जबकि बौने के लक्षण को छिपा देता है। तो यहाँ से एक और आता है कि ये जिन प्रभावी है लंबा का किस पे, बौने पे। यहाँ पे क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया है। तो यहाँ पे केवल एक प्रकार के उपलक्षण हैं, है ना, विपरीत उपलक्षण है यहाँ पे, और किस पे लिया गया है, तने के आकार को लिया गया है। तो ये कैसा संकरण कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या ये संकरण की विधि समझ में आई? यदि आई तो कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक क्रॉस है जिसे बोलते हैं विपरीत संकरण। विपरीत संकरण या इसे कहते हैं बैक क्रॉस, है ना, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसे कहेंगे, तो जब संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है तो उसके जनक से कराना, F1 पीढ़ी के संततियों का क्रॉस उसके जनक से कराए जाने की प्रक्रिया को ही विपरीत संकरण कहते हैं। ठीक है, कैसे समझे, जैसे भी पीछे बताए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऊपर हम लिख लेंगे लक्षण, समझिएगा। ये लंबे का है और दूसरा क्या है, बौने का है। हमने क्रॉस कराया,
तो F1 पीढ़ी में कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। लेकिन यहाँ पर क्या, ये दोनों एक के जीन है नहीं है, एक लंबे का है तो दूसरा बौने का है, तो इस प्रकार से ये शुद्ध नहीं है, विशुद्ध है या बोल सकते हैं विषम युग्मकी है, क्योंकि इसके एक तरह के लक्षण वाले जीन नहीं है, अलग अलग तरह के लक्षण वाले जीन हैं, तो इसलिए बोलेंगे क्या है ये, विषम युग्मकी, ठीक है, या अशुद्ध। ये संकर जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन हो गई, पहली पीढ़ी हो गई। तो F1 पीढ़ी के संकर का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, किससे कराएंगे, किसी भी, चाहे इससे करा सकते हैं या फिर इससे, मतलब कि दूसरा हमारा पौधा होगा जो किस तरह का लक्षण वाला होगा, कैपिटल टी यानी लंबे लक्षण वाला होगा, ठीक है। जब क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो लंबा है वो हमारा मादा युग्मक हो गया, और जो इधर संकर मिला है F1 जनरेशन वाला वो मान लेते हैं ये नर युग्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉक्स के ऊपर रखेंगे कैपिटल टी, इधर हम युग्मक रखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। क्रॉस करेंगे इसका इसमें तो कैपिटल टी, फिर इसका दूसरे के साथ कैपिटल टी इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या निकला, 2 बॉक्स में, इस टोटल को हम मानेंगे 100%, और 100% का चौथा हिस्सा 25% होगा, तो एक बॉक्स में 25% ये, 25% ये, तो कितना मिला, 50%। कैसे मिले, कैपिटल टी, यानी जो हमारा जनक होगा उस तरह के लक्षण वाले दूसरे पीढ़ी में मिलेंगे 50% यानी आधे, और दूसरे कैसे मिलेंगे, जो F1 पीढ़ी में संकर प्राप्त हुआ वो 50% मिलेंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा हमारा क्या, ये कहलाएगा हमारा विपरीत संकरण, ठीक है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो ये सभी कैसे दिखेंगे, लंबे, लेकिन जीनीय संरचना की बात करेंगे तो जीनोटाइप इसका 50% के रूप में दिखेगा, लेकिन फिनोटाइप लक्षण प्रारूप कैसा दिखेगा, सभी के सभी लंबे होंगे, ठीक है। क्या आपको समझ में आया विपरीत संकरण, यदि आया तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आ रहा है समझ में। अगला जो क्रॉस है हमारा टेस्ट क्रॉस, या बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण, ठीक है, या इसे बोलते हैं विशिष्ट विपरीत संकरण, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विपरीत विशिष्ट संकरण, या बोलते हैं स्पेशलाइज्ड बैक क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान देना है कि जो हमने संकरण अपनाना है उसमें हमेशा F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे, तो इस संकरण को हम क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्या बोला गया है, जैसे मान लेते हैं F1 पीढ़ी में पीछे प्राप्त हुआ था, क्रॉस समझ में आए, समझ लीजिएगा, कैपिटल टी और क्या मिला, स्मॉल टी मिला था, ये कौन सा जनरेशन था, F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी, और इसका क्रॉस किससे कराएंगे, इसका क्रॉस कराएंगे अप्रभावी जनक के साथ, तो इस क्रॉस को ही क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण। कैपिटल स्मॉल टी समझ लेंगे, मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो 50% हैं वो कैसे मिलते हैं, लंबे, और 50% कैसे मिलते हैं, बौने, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, F1 जनरेशन की संततियाँ जो है वो आधे हिस्से में मिलेंगी और आधे हिस्से में हमारा अप्रभावी जनक प्राप्त होता है। तो पूरा ये क्रॉस क्या कहलाता है, परीक्षार्थ संकरण या विपरीत विशिष्ट संकरण कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण क्या होता है, विपरीत संकरण क्या होता है, और परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मेंडल के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम मुख्य रूप से कितने हैं, 2 हैं। मेंडल के वंशागति के नियम यानी मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के मुख्य रूप से वंशागति के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से, पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा सेकेंड वाला है हमारा पृथक्करण का नियम, सेकेंड वाला पृथक्करण का नियम।
यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमारे मेंडल के दो नियम हैं मुख्य रूप से, प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या कहलाएगा, पृथक्करण का नियम। जो हमारा मेंडल का प्रभाविता का नियम है, इसके निष्कर्ष को कार्ल कारेंस ने मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने, 1901 ईस्वी में कार्ल कारेंस ने मेंडल के नियम के रूप में इनके निष्कर्ष को प्रस्तुत किए। ठीक है, और बताया कि इसके आधार पर यदि एक संकर संकरण या बोले तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब होता है तो क्रॉस के बाद दो समयुग्मजी जो शुद्ध नस्ली पौधे हैं उनके बीच संकरण जब कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होता है उस संतति में जनक के किसी एक जनक के लक्षण दिखते हैं, जबकि दूसरा जनक का लक्षण छिप जाता है या अप्रभावी होता है। तो जिस जनक का लक्षण दिखता है उस लक्षण को प्रभावी लक्षण, और जो जनक कहलाता है प्रभावी जनक कहलाता है, जिसके आधार पर एक संकर संकरण के आधार पर प्रभाविता के नियम को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया, जब किसी शुद्ध नस्ली दो समयुग्मजी हैं, जैसे कि लंबा हो गया शुद्ध लंबा और एक हो गया शुद्ध बौना। ठीक है, इसके लिए कैपिटल टी टी, इसके लिए स्मॉल टी टी। ठीक है, ये जनक हो गए, है ना। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण दिखता है, यानी इस पीढ़ी में, यानी ये कौन सा पीढ़ी हो जाएगा, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन या बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्रॉस कराया गया जब तो F1 पीढ़ी में किसी एक जनक का दिखा, लक्षण क्या दिखा है, लंबा। ठीक है, इस जनक का लक्षण कैसा है, लंबा, जबकि दूसरे जनक का बौना। तो यहाँ पर केवल एक जनक का लक्षण दिखा है, तो इस लक्षण जो लक्षण दिखा है वो दूसरे लक्षण पे क्या है, प्रभावी है। तो इसलिए इस लक्षण को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण। यानी शुद्ध बौना के ऊपर जब विषम युग्मज अवस्था होगी, यानी दोनों के ही लक्षण वाले जिन उपस्थित होंगे, तो इस अवस्था में, इस स्थिति में केवल एक जनक का लक्षण दिखता है, जबकि दूसरे जनक का लक्षण नहीं दिखता है। तो दिखने वाला लक्षण क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण। तो इसी के आधार पर इस नियम को बोला गया प्रभाविता का नियम। ये कौन सा नियम कहलाएगा, प्रभाविता का नियम कहलाएगा। ठीक है, जो प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है। नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, किस पे आधारित है, एक संकर संकरण पे, और साथ साथ यह F1 पीढ़ी पर लागू होता है। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, यदि विपरीत लक्षणों वाले कारक एक दूसरे के साथ रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, फिर भी उनके लक्षण अपरिवर्तित होते हैं, यानी बदलते नहीं है, शुद्ध बने रहते हैं, इसी को हम इसी के आधार पर इस नियम को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, या इसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों, इसी के कारण हम क्या कहते हैं, इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसे देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी क्रॉस हुआ F1 पीढ़ी में, ये दोनों साथ तो हैं, लेकिन दूसरे पीढ़ी में जब इसमें स्वपरागण कराया गया, मतलब इसी के ही हमारे क्या होंगे, दूसरे पौधे होंगे, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे पौधे जो संकर लंबे हैं इसी तरह के जब क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी में, ये F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन, अब ये सेकेंड जनरेशन होगी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो लक्षण मिला ये मिलेगा कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये कितना मिला, एक, ये दो मिले हैं और ये एक मिला, यानी रेशियो किस अनुपात में मिला है, ये कौन सा जनरेशन हो जाएगा, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में ये लंबा, शुद्ध लंबा वाला भी जनक का लक्षण मिला और शुद्ध बौने वाले का भी मिला, जबकि F1 पीढ़ी में इस तरह का मिला था ना, है ना, एक साथ रहने के बाद भी ये जो छिप गया था लक्षण वो अपने आप को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। तो इसलिए यहाँ पर युग्मक अपने आप को शुद्ध रूप से प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, अगर आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार मेंडल के दोनों नियम समाप्त हुए। अब आगे जो है
कई सारे वैज्ञानिकों ने इनके लक्ष्य, जो भी निष्कर्ष निकाले गए, जो भी नियम प्रस्तुत किए गए, उन नियमों पे अगर दूसरे किसी अन्य जीव पर ये क्रॉस कराया जाए तो मेंडल के नियमानुसार लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, जो नियम अन्य जीवों पे लागू नहीं होते हैं उन नियमों का न लागू होना विचलन कहलाता है। तो इसकी खोज में बताया, मेंडल के नियमों की पुनः खोज 3 वैज्ञानिक थे, कार्ल कारेंस, ह्यूगो डेवरेज और सेरमैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंडल के नियम पे कार्य नहीं कर रहे थे, यानी प्रभाविता का नियम लागू नहीं हो रहा था, इस कारण बताया गया कि कैसे हैं ये अपूर्ण प्रभावी हैं। ठीक है, इसके आधार पर इसकी वंशागति को बोला गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। और इसकी खोज किसने किया था? कार्ल कारेंस ने। खोज किसने किया? कार्ल कारेंस ने किया। एक पौधा है जिसका नाम है गुलाबास या मिराबिलिस जलापा बोलते हैं, गुलाबास या बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, इसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इसके 2 तरह के पुष्प हैं, 2 रंग के। एक हमारा पुष्प है लाल रंग का जिसको कैपिटल आर से दिखाया गया, और दूसरा पुष्प था जो कैसा है? सफ़ेद रंग का है जिसको स्मॉल आर से दिखाया गया है। ठीक है, ये है जनक, या इसको बोला गया पीपड़ी। इसको क्या बोला गया? मेंडल ने जनक कहा था, F1 इसको जनक कहा था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने मेंडल के जनक वाले स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? पीपड़ी का। ठीक है, अब इसमें क्रॉस जब कराया गया, संकरण कराया गया, तो F1 पीढ़ी में कैसे मिले? कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन इसका लक्षण क्या दिखा? इसका लक्षण दिखा गुलाबी। जबकि मेंडल के नियम अनुसार ये कैसे दिखने चाहिए थे? लाल दिखने चाहिए थे, क्योंकि मेंडल ने बताया कि किसी समयुग्मकी या बोल सकते हैं समयुग्मनजी जनकों का क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में जो संतति प्राप्त होती है उसमें किसी एक जनक का लक्षण दिखता है, तो उनके अनुसार, नियम के अनुसार यहाँ पे लाल दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा दिख रहा है? गुलाबी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इसका परीक्षण करने के लिए हमने क्या किया? इसमें स्वपरागण कराया। ठीक है, हमने क्या कराया? स्वपरागण। स्वपरागण के पश्चात क्या देखने को मिला? यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराया गया, चाहे तो ऐसे करा सकते हैं, कैपिटल आर, फिर इसका स्मॉल के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट के साथ स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला है? 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में मिले हैं। कैसे? तो लाल, और थोड़ा छोटा लिखते हैं यहाँ पे, कैसे मिले हैं? लाल, गुलाबी और श्वेत या सफ़ेद। ठीक है, तो मेंडल के नियमानुसार ये लक्षण मिलने चाहिए 3 संबंधे 1 का, लेकिन ये लक्षण कितना मिला है? 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का मिला है, अर्थात मेंडल का नियम यहाँ पे प्रथम नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस वंशागति को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जहाँ पर लाल भी अपना अपूर्ण प्रभाव दिखा रहा है और श्वेत भी अपना अपूर्ण प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे, आगे हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा सहप्रभाविता। ठीक है, और होगा घातक जिन, घातक या बोलते हैं बहुप्रभावी जिन, और होगा जिन्स बोलते हैं, और होगा बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। ठीक है, तो अभी हमारे सब पॉइंट से कितने? 3 बाकी हैं, 3 अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।